बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 9 प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम सिंगल साइन ऑन एंड एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस को कवर करेंगे और साथ साथ एडीएफएस के डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर को कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर 4 थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये लेक्चर बेसिकली थ्योरेटिकल है, कंप्लीट थ्योरेटिकल लेक्चर है ये। इसके अंदर कोई लैब नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर के 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन जो है हमारा फर्स्ट कोर्स 70346 के अंदर है और एक पोर्शन हमारा 70347 में है। क्योंकि 70347 में हम ADFS को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और ऑफिस 365 की हाइब्रिड स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। तो ऑफिस 365 की हाइब्रिड स्ट्रेटजी के अंदर हम ADFS के ज़रिए फेडरेटेड आइडेंटिटीज़ पर काम कर रहे होंगे, जहां पर हम सिंगल साइन ऑन को फ्रॉम द लैब पर्सपेक्टिव उसको देख रहे होंगे। लैब पर्सपेक्टिव के हवाले से हम उस पर काम कर रहे होंगे। तो ADFS के 2 साइड हैं। एक साइड कंप्लीट लैब है जो कि हमारा 70347 में कवर होगा और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हम 70346 में लेके चल रहे होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है सिंगल साइन ऑन पर्पस, सिंगल साइन ऑन बेनिफिट, ADFS डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर, विंडोज एज्योर एंड ADFS। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चलूँ कि सिंगल साइन ऑन क्या है। सिंगल साइन ऑन हम उस पर्टिकुलर सर्विस को कहते हैं जहां पर आपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल मल्टीपल टाइम्स ना डालने पड़े। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सर्विस है जो कि आपके क्रेडेंशियल रिक्वायर कर रही है और इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं जो कि सेम क्रेडेंशियल से एक्सेस होती है। तो अगर आप सिंगल साइन ऑन की कैपेबिलिटी इस्तेमाल ना करें तो आपने हर सर्विस को एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल देने हैं। जब आप क्रेडेंशियल देंगे तो आप उस सर्विस पर एक्सेस कर लेंगे। इसी तरीके से बेशक आपके पास सेम ही क्रेडेंशियल से सारी सर्विसेज एक्सेस हो रही हैं, लेकिन तब भी आपने हर सर्विस को एक्सेस करने के लिए अपने क्रेडेंशियल देने हैं एंड तब आप उस सर्विस पर लॉगिन हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जब आपकी ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी जब ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक हो जाती है, तो जो यूजर अकाउंट आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में बने हुए हैं वो सब के सब आपके ऑफिस 365 एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में सिंक हो जाते हैं। तो आप अपनी मशीन पर अपने डोमेन यूजर क्रेडेंशियल से लॉगिन है और वो यूजर क्रेडेंशियल आपके ऑफिस 365 पर सिंक है। आपके पास लाइसेंस भी उन यूजर अकाउंट पर असाइन हुआ है। अब यहाँ पर सिंगल साइन ऑन की कैपेबिलिटी नहीं है, इसी वजह से आप अपने ही लैपटॉप पर ऑफिस की प्रीमिसेस में होने के बावजूद अपने ही लैपटॉप पर डोमेन यूजर क्रेडेंशियल से लॉगिन होते हैं और portal.office.com पर जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां पर भी आपने वही सेम क्रेडेंशियल जो कि आपने अपने लैपटॉप पर लॉगिन करते वक्त दिए थे, वही सेम क्रेडेंशियल आपने portal.office.com पर लॉगिन करते वक्त फिर से देने होते हैं और तब जाके आप ऑफिस 365 के पोर्टल पे लॉगिन होते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि यार मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल मेरे portal.office365.com पर कैसे इस्तेमाल हो गए और कैसे मैंने उसको कनेक्ट कर लिया, ये सारे सवालात आपके जहन में होंगे और इन तमाम सवालात को देखते हुए मैंने इस पर एक लेक्चर रखा है। उस लेक्चर को मैं बाद में आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा जब मैं उस लेक्चर को पढ़ा रहूँगा। तो उससे आपके सारे सवालात ये क्लियर हो जाएंगे। द पॉइंट इज सिंगल साइन ऑन क्या है। सिंगल साइन ऑन ये जहां पर आपने क्रेडेंशियल बार बार नहीं देने, क्रेडेंशियल सिर्फ एक दफ़ा देने हैं और वही क्रेडेंशियल लॉगिन मल्टीपल जगहों पर हो सकते हैं। जैसे कि आइडियली ये होना चाहिए कि जब आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी कंप्लीटली ऑफिस 365 की एक्टिव डायरेक्टरी पर सिंक हुई भी है और आप अपने डोमेन यूजर से अपने लैपटॉप पर लॉगिन हैं, तो जब भी आप portal.office.com एक्सेस करें तो वहां पर आपसे क्रेडेंशियल ना मांगे जाएं।
आप बगैर क्रेडेंशियल दिए उस पर लॉग इन हो जाए। दिस इज कॉल्ड सिंगल साइन ऑन। ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ हमें एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है, और वो डायरेक्शन क्या है? फेडरेशन। जब तक हम फेडरेशन अनेबल नहीं कर लेते, तब तक हम सिंगल साइन ऑन की कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिंगल साइन ऑन क्या है? सिंगल साइन ऑन बेसिकली आपके पास एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपने क्लाउड की किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सिंगल टाइम, यानी एक दफा यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, और उसके बाद वही क्रेडेंशियल मल्टीपल जगहों पर आप ही की सर्विस को एक्सेस करने के लिए, मतलब जिस सर्विस पर आपके पास राइट है उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए वही क्रेडेंशियल बगैर आपके दिए खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाएंगे। अब जैसे कि आपने आप जब portal.office.com पर लॉग इन हो गए, तो portal.office.com से जब आपको एक्सचेंज ऑनलाइन पे जाना है, यानी ओवर एक्सेस करना है, तो वही क्रेडेंशियल इस्तेमाल हो गए। आप स्काई फॉर बिजनेस पे मौजूद हैं, स्काई फॉर बिजनेस पर आपने लॉग इन होना है, आप स्काई फॉर बिजनेस पर उसी क्रेडेंशियल से लॉग इन हो गए। आपने शेयरपॉइंट की साइट से शेयरपॉइंट की साइट पर लॉग इन करना है, आपने शेयरपॉइंट की साइट अपने ही क्रेडेंशियल से एक्सेस कर ली। ऑल दो इन तीनों सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं दिया। आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सिर्फ अपने लैपटॉप पे दिया, अपने लैपटॉप पर लॉग इन करने के लिए। वो लैपटॉप का लॉगिन आपको तमाम की तमाम सर्विसेज पर एक्सेस दिलवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लैपटॉप आपके क्रेडेंशियल से लॉगिन हुआ है, और आपके क्रेडेंशियल का मतलब आपके एक्टिव डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल से लॉगिन हुआ है, और आपकी एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेट हुई भी है क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज होती है क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, इसी तरीके से आपकी एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेट हुई भी है क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। इसी फेडरेशन की वजह से जब आप अपने लैपटॉप पर एक्टिव डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल से लॉगिन हुए, उसके बाद किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो शेयरपॉइंट की साइट हो, चाहे वो ओवा हो, चाहे वो स्काई फॉर बिजनेस का क्लाइंट हो, किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए उसने आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं किया। तो ये बेसिकली सिंगल साइन ऑन का पर्पस है। और इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये हैं कि आपके पास सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी इस लिहाज से रहती है कि आप जितनी दफ़ा अपने क्रेडेंशियल देंगे, जितनी दफ़ा आप अपने अपने पासवर्ड को अटेम्प्ट करेंगे, उतनी दफ़ा आपके पास सिक्योरिटी ब्रीच होने का खतरा है। तो आइडियली ये होना चाहिए कि आपने पासवर्ड एक दफ़ा देना है, और उसकी यूटिलाइजेशन मल्टीपल जगहों पे होनी चाहिए, ताकि आप सिक्योरिटी ब्रीच से बच सकें। अब डेफिनेटली पासवर्ड भी आपका उतना स्ट्रांग हो, और जो जिस सेशन पर आप अपना पासवर्ड दे रहे हैं वो सेशन इनक्रिप्टेड हो। ऑफिस 365 की तमाम सर्विसेज इटसेल्फ, ऑफिस 365 का लॉगिन पेज, वो भी इनक्रिप्टेड है। तो सिक्योरिटी आपकी बरकरार रहती है सिंगल साइन ऑन से, पॉलिसी कंट्रोल रहती है, एक्सेस कंट्रोल रहता है आपके पास। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि वंस आपके क्रेडेंशियल आपके लैपटॉप पर लॉगिन हो गए, उसी क्रेडेंशियल से आप अपनी तमाम सर्विसेज को विदाउट गिविंग देम अगेन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जितनी भी सपोर्ट कॉल्स जो कि क्रेडेंशियल की वजह से आपको आ रही थी, आप फलाँ सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, फलाँ क्लाइंट पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, फलाँ वेब एप्लीकेशन पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ऑफिस 365 की, वो सारे के सारे सपोर्ट कॉल्स आपकी खत्म हो गई। अब आपको यहाँ फ़ायदा ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल साइन ऑन की कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना है, और सिंगल साइन ऑन की कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास फेडरेशन अनेबल्ड होनी चाहिए, आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। जब आपकी ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ फेडरेट हुई भी होगी, तो वहां पर आपके पास ये बेनिफिट है कि आप सिंगल साइन ऑन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, एक बात याद रखें कि सिंगल साइन ऑन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास सर्वर जो होस्ट होगा वो ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में ही होस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली कर ये रहा होगा कि आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को फेडरेट करा रहा होगा। तो जब तक वो सर्वर सर्वर आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड नहीं होगा,
तब तक वो फेडरेट नहीं करा सकता आपको क्लाउड की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। एक और बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि मेरा हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं है कि आपने सर्वर फिजिकली अपने ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर में रखना है। देखें, वो आपकी कॉल है। अगर आप कहते हैं कि मैं इस सर्वर को और इसी तरीके से डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन के सर्वर को, जिससे मेरी एक्टिव डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज हो रही है मेरी क्लाउड एडी पर, इन दोनों सर्वर को मैं एजोर में रखूँ और अपने ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर का वीपीएन एजोर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लो, तो आपकी कॉल है ये। आप एजोर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को इस्तेमाल करते हुए दो वर्चुअल मशीन वहाँ पे बनाएं और वीपीएन कॉन्फ़िगर करें जो कि आपके ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर को एजोर के डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट करें, जिससे होगा ये कि आपकी ऑन प्रेमिसेस सर्विसेज एजोर के डाटा सेंटर के अंदर जो वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं उनको एक्सेस कर सकती हैं। तो ADFS आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट हो सकता है, यानी ADFS की मशीन आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से ज्वाइन हो सकती है। जब ये चीज़ पॉसिबल है तो आप सर्वर फिजिकली अपनी ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर में रखें या एश्योर में रखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि ADFS की मशीन डोमेन ज्वाइन होनी चाहिए। अब वो मशीन फिजिकली डाटा सेंटर में रखी हुई हो या कोई वर्चुअलाइजेशन हो या एजोर में होस्टेड हो, तीनों चीज़ों से ये काम पॉसिबल है। तो बेहतर ये है कि आप ADFS की वर्चुअल मशीन और डायरेक्टरी सिंक की वर्चुअल मशीन एजोर पर रखें, क्योंकि वो आपको 99.9% फॉल्ट टॉलरेंस दे रही है। और इसका इस ADFS का रखने का और डायरेक्टरी सिंक के रखने का ड्रॉबैक क्या है? अगर आपका ADFS डाउन हो जाता है तो आपकी वो आइडेंटिटीज जो कि फेडरेटेड हैं, यानी जब आपने ADFS अनेबल कर दिया तो अब ऑफिस 365 के पोर्टल पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब भी portal.office.com डालेगी और जैसे ही अपना यूजर अकाउंट यूजर नेम देगी, वो ऑटोमेटिकली आपके ADFS पर रिडायरेक्ट हो जाएगी अगर वो ओवर द पब्लिक नेटवर्क एक्सेस कर रही है ऑफिस 365 के पोर्टल को यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट से ही एक्सेस कर रही होगी। तो वो करेगी क्या? लेट्स सपोज मैं घर पर हूँ और मैं इंटरनेट पर मौजूद हूँ, मैं घर पर हूँ और मैं इंटरनेट पर मौजूद हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 पर भी है और ऑन प्रेमिसेस भी है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन मेरी ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में चल रहा है, जहाँ मेरे यूज़र अकाउंट ऑफिस 365 के एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक हुए हुए हैं, फेडरेशन अनेबल्ड है। जब मैं अपने घर पर मौजूद हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पर portal.office.com डालूँगा और मैं अपना यूज़र अकाउंट नेम डालूँगा, तो ऑटोमैटिकली मैं ऑफिस 365 पोर्टल से रिडायरेक्ट हो जाऊँगा ऑन प्रेमिसेस ADFS पर, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा हुआ होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास ADFS डाउन हो जाता है तो आप ऑफिस 365 पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी फेडरेशन ख़त्म ना कर लें। तो अल्टीमेटली अगर आपका ADFS किसी भी वजह से प्रॉब्लम करता है तो आपको उसको फ़ौरन सही करना है, उसको फ़ौरन अप करना है, तभी आप portal.office.com पर लॉगिन हो सकेंगे, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं हो सकेंगे और आपको अल्टीमेटली फेडरेशन ख़त्म करनी पड़ेगी और सिंगल साइन ऑन की कैपेबिलिटी डेफिनेटली फिर नहीं रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप 99.9% फॉल्ट टॉलरेंस के लेवल पे जाएं और एज्योर के अंदर ADFS की ADFS को होस्ट करवाएं इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और डेफिनेटली VPN एज्योर VPN को इस्तेमाल करते हुए ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर को एज्योर डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट करें और ADFS की वर्चुअल मशीन बनाएं और उसको ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से डोमेन ज्वाइन करवाएं। ADFS वहाँ कॉन्फ़िगर करें, उससे होगा ये कि आपको बेहतर अच्छी स्पीड भी मिलेगी, क्योंकि एज़्योर के अंदर वर्चुअल मशीन होस्टेड है तो डेफिनेटली वो एज़्योर की नेटवर्क सर्विसेज को इस्तेमाल कर रही है और VPN इसलिए कनेक्टेड है कि वो आपके ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर को इस एज़्योर डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट कर रही है ताकि डोमेन ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि
अगर आप ये बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट बात भी है, दूसरा ये बात 110% प्रैक्टिकल है कि जब भी आप portal.office.com पे जाएंगे और आप एक ऐसे लैपटॉप पर मौजूद हैं जो कि ओवर द इंटरनेट है, जो कि डोमेन ज्वाइंट भी नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपके पास सिंगल साइन ऑन यूज़ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक और बात मैं आपको इस लिहाज से बताता चलूँ कि जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि मेरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का पार्ट नहीं है। ये एक लैपटॉप है जो कि वर्क ग्रुप पर है। ठीक है, ये एक लैपटॉप है जो कि वर्क ग्रुप पर है और मैं ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करना चाहता हूँ। तो जब मैं ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करूँगा, मैं portal.office.com लिखूंगा। तो ऐसे यूजर के लिए जो ओवर द इंटरनेट आ रहे हैं और ऐसी डिवाइसेस से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो पेज डायरेक्ट होगा portal.office.com पर पहले जाएगा। उसके बाद वो अपना यूजर नेम देंगे, वो यूजर नेम से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस इस ऑर्गेनाइजेशन डोमेन के साथ फेडरेशन है। ऑटोमेटिकली portal.office.com का पेज एडीएफएस की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा और फिर वहां पर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड देने हैं। जैसे ही आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे, आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यही बात किसी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ज्वाइंट डिवाइस के जरिए एक्सेस की जाए, तो वहां पर आपने क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ क्रेडेंशियल आपके डिवाइस पर लॉगिन होने की वजह से ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएंगे। तो आपने क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं। तो ये दोनों के बारे में मैंने आपको फ़र्क बताया, बेनिफिट बताया और आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी कि सिंगल साइन ऑन का बेनिफिट क्या है और एडीएफएस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए हमारे पास एडीएफएस को बिल्ड करने के ना दो डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर हैं। एक सिंगल इंटरनल प्रॉक्सी सर्वर। देखिए एडीएफएस के दो एंड हैं। पहला एंड इंटरनल नेटवर्क, दूसरा एंड एडीएफएस प्रॉक्सी। तो जो एडीएफएस है वो आपका कोर नेटवर्क में लगता है, यानी कॉर्पोरेट नेटवर्क में आप एडीएफएस सर्वर को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड होता है पैसिव फेडरेशन के लिए। दूसरा कंपोनेंट एडीएफएस का कहलाता है एडीएफएस प्रॉक्सी, जो कि उस नेटवर्क में लगता है जहां पर सर्वर इंटरनेट फेसिंग पर मौजूद है, जिसको हम पेरीमीटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अगर यूजर आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क में बैठा है, तो फिर वो अगर portal.office.com को एक्सेस कर रहा होगा, तो वो एडीएफएस के जरिए, यानी कॉर्पोरेट नेटवर्क में जो एडीएफएस सर्वर लगा है उसके जरिए फेडरेटेड आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए ऑफिस 365 पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका वो यूजर ओवर द इंटरनेट बैठा है और एक ऐसी डिवाइस पर है जो डिवाइस वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट की है, तो उसके लिए पहला सेशन जो बनेगा वो एडीएफएस प्रॉक्सी पे बनेगा और एडीएफएस प्रॉक्सी से फिर वो एडीएफएस पे कनेक्शन बना रहा होगा एंड देन वो portal.office.com पे जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। जो लैन यूजर है, यानी जो कॉर्पोरेट नेटवर्क का पार्ट है, देखें यहाँ जहन में ये रखिएगा कि यहाँ पर एडीएफएस वैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम एडीएफएस ऑफिस 365 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑफिस 365 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल इंटरनल स्लैश प्रॉक्सी सर्वर का डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर क्या है? एडीएफएस के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट एडीएफएस सर्वर, ठीक है, जो कि आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क में लगेगा। दूसरा एडीएफएस प्रॉक्सी, जो कि पेरीमीटर नेटवर्क में लगेगा। अगर यूजर आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क का पार्ट हैं, तो वो डेफिनेटली उन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि डोमेन ज्वाइन डिवाइसेस होगी। तो डोमेन ज्वाइन डिवाइसेस पे जैसे ही वो अपने आप को लॉगिन करेंगे थ्रू एडीएफएस, जब वो portal.office.com पे जाएंगे थ्रू एडीएफएस, उनके क्रेडेंशियल ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएंगे और वो वहां पर उनको क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है। जो कनेक्शन बन रहा होगा वो थ्रू एडीएफएस एंड देन एडीएफएस से आपका ऑफिस 365 के साथ, क्योंकि फेडरेशन हुई भी है, तो सेशन इनिशिएट हो जाएगा और वहां क्रेडेंशियल देने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो यूज़र जो कि ऑफिस 365 सॉरी वो यूज़र जो कि आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क का पार्ट नहीं है, वो इंटरनेट यूज़र है और वो एक ऐसी डिवाइस पर है जो डिवाइस आपकी डोमेन का भी पार्ट नहीं है। और वो जब portal.office.com पे जाएगा, तो portal.office.com से portal.office.com पर जैसे ही वो अपना यूजर नेम डालेगा, उसका कनेक्शन एडीएफएस प्रॉक्सी से बनेगा।
ADFS प्रॉक्सी पर अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा के ADFS पे जाएगा और ADFS से वो फेडरेटेड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए ऑफिस 365 के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। तो बेसिकली दो तरीके हैं, एक आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसके लिए आपने कॉर्पोरेट नेटवर्क का पार्ट होना है, और एक आपको ADFS से ही आपका कनेक्शन बिल्ड कर रहा है लेकिन उसमें आप इंटरनेट यूजर हैं, लेकिन वहां पर आपको ऑटोमेटिक लॉगिन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप डोमेन जॉइन डिवाइस में नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह जब इसकी डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने हाई अवेलेबिलिटी रखनी है तो आप हाई अवेलेबिलिटी रखने के लिए पैरामीटर नेटवर्क पर 2 ADFS प्रॉक्सी रख सकते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए, और इसी तरीके से कॉर्पोरेट नेटवर्क में 2 ADFS सर्वर रख सकते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। काम सेम होगा, सिनेरियो सेम होगा, बस फर्क इतना है हाई अवेलेबिलिटी आ जाएगी इसमें। इसी तरीके से अगर हम डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर को लेके चलते हैं तो अगर हमारे पास 1000 यूजर्स हैं तो हमें ADFS की, अगर हमारे पास 1000 यूजर्स हैं तो हमें फॉल्ट टॉलरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास 1000 यूजर्स हैं हमें फॉल्ट टॉलरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास 1000 से 15000 यूजर्स हैं तो वहां पर हमारे पास 2 फेडरेशन सर्वर होने चाहिए और 2 फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सीज होनी चाहिए। आपको दोनों का मतलब पता है दोनों क्या है, फेडरेशन सर्वर्स क्या है और फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सी क्या है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताता, तो बेसिकली ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 1000 से 15000 यूजर्स में आपके पास 2 डेडिकेटेड फेडरेशन सर्वर होंगे और 2 डेडिकेटेड फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सीज होंगी, यानी 2 कॉर्पोरेट नेटवर्क में लगेंगे और 2 आपके पास पेरीमीटर नेटवर्क में लगेंगे। अगर 15000 से 60000 यूजर्स हैं तो आपके पास 3 से 5 कॉर्पोरेट नेटवर्क पर फेडरेशन सर्वर्स लगेंगे और एटलीस्ट 2, यानी कम से कम 2 आपके पास ADFS प्रॉक्सीज लगेंगी जो कि आपके पेरीमीटर नेटवर्क पे लगेंगी। ADFS विंडोज एज्योर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम ADFS को एज्योर पे भी रख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एरिया जो है, ये हमारे पास एरिया जो है ये विंडोज एज्योर का एरिया है और ये हमारे पास एंटरप्राइज एरिया है। ये हमारी IPsec डिवाइस है जो कि हमारे विंडोज एज्योर के गेटवे के साथ कनेक्टेड है फॉर VPN कनेक्टिविटी। एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ओके, अब देखें हमारे पास ये हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क है, यानी ये कंपनी का कॉर्पोरेट नेटवर्क है और ये विंडोज एश्योर है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी हमारी चल रही है एक एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम ADFS को एश्योर पे रखें, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक VPN टनल बनाई है जो कि विंडोज एज्योर से कॉर्पोरेट नेटवर्क तक हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमने विंडोज एज्योर में एक वर्चुअल मशीन बनाई और एक डोमेन कंट्रोलर बनाया जो कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क का मेन डोमेन कंट्रोलर हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क में ही चल रहा है, लेकिन हमने एज्योर में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया है एंटरप्राइज नेटवर्क का। ठीक है, और इस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को हमने कनेक्टिविटी दी है ADFS सर्वर से, यानी हमने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया विंडोज एज्योर पर और विंडोज एज्योर पर 2 VMs हमने बनाई ADFS की। ठीक है, ADFS सर्वर की हमने 2 VMs बनाई और इन दोनों VMs को हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का DNS सर्वर की IP दे के इन दोनों ADFS सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, बजाय हम इन दोनों ADFS सर्वर को अपने मेन डोमेन कंट्रोलर की IP देते इन प्रीफर्ड DNS सर्वर, हमने क्या किया, हमने इन दोनों ADFS सर्वर को प्रीफर्ड DNS में IP दी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की, ताकि क्लोजेस्ट डोमेन कंट्रोलर से इन्हें कनेक्टिविटी मिल जाए और वो क्लोजेस्ट डोमेन कंट्रोलर थ्रू VPN एंटरप्राइज नेटवर्क के मेन डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है और विंडोज एज्योर में हमने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया है।
एंटरप्राइज नेटवर्क और विंडोज एज्योर ये दोनों वीपीएन टनल से कनेक्टेड हैं। विंडोज एज्योर में हमने 2 वीएम्स बनाई, एडीएफएस की 2 वीएम्स हमने बनाई, और इन दोनों वीएम्स को हमने एक्टिव डायरेक्टरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के, जो कि विंडोज एज्योर में चल रहा है, इनको हमने इससे डोमेन ज्वाइन करवा दिया। यानी हमारी ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से डोमेन ज्वाइन हो चुकी हैं ये दोनों वीएम्स। इन दोनों वीएम्स को हमने कॉन्फ़िगर किया, एडीएफएस हमने इन पर इम्प्लीमेंट किया। एडीएफएस कॉन्फ़िगर करने के बाद लोड बैलेंसर की एंड पॉइंटिंग कॉन्फ़िगर करी ताकि ये दोनों एडीएफएस सर्वर लोड बैलेंस हो सकें और यूजर का ट्रैफिक दोनों एडीएफएस सर्वर पर रैंडमली डिवाइडेड हो। डायरेक्टरी सिंक भी हमने विंडोज एज्योर पे कॉन्फ़िगर करी। अब अगर किसी भी वजह से हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क की टनल डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, या किसी भी वजह से हमारे एंटरप्राइज एनवायरनमेंट का मेन डोमेन कंट्रोलर डिस्टर्ब हो जाता है, उस सूरत में भी हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है जो कि हमें फैसिलिटी दे सकता है एडीएफएस को डोमेन से कनेक्टिविटी करने तक की। जब एडीएफएस की हमें डोमेन से कनेक्टेड एडीएफएस की कनेक्टिविटी हमें जब डोमेन से मिल रही है, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम यूज़र की फेडरेटेड आइडेंटिटी को ऑथराइज करवा सकते हैं। देखें, यूज़र कहाँ बने हुए होते हैं? यूज़र बने हुए हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, और हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर विंडोज़ एज्योर पे चल रहा है। बेशक हमारे पास एंटरप्राइज नेटवर्क डिस्टर्ब हो चुका हुआ हो, या हमारे पास एंटरप्राइज नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हो, या हमारे पास वीपीएन टनल प्रॉब्लम कर रही हो, या हमारे पास अल्टीमेटली एक्टिव डायरेक्टरी जो कि हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क में चल रही है वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हम अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क को 99.9% अवेलेबल नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर हमें इशू आ सकता है। तो उस सूरत में हमने अपने लिए एक कंप्लीट अवेलेबिलिटी सेट बनाया हुआ है विंडोज एज्योर पर, क्योंकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर सारे के सारे यूजर अकाउंट रेप्लिकेटेड हैं फ्रॉम द मेन डोमेन कंट्रोलर, और एडीएफएस हमारे विंडोज एज्योर पे चल रहे हैं, डायरेक्टरी सिंक हमारी विंडोज एज्योर पे चल रही है। तो अगर हमारे पास कोई नया अकाउंट बनेगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर, तो वो सिंक्रोनाइज हो सकता है ऑफिस 365 पर डायरेक्टरी सिंक के जरिए। अगर वो सिंक्रोनाइज हो गया और एडीएफएस हमारे पास विंडोज एज्योर पे ही चल रहा है, तो कोई भी यूजर अकाउंट अगर अपनी डोमेन डिवाइस से, डोमेन यूजर से लॉगिन होने के बाद अगर वो एडीएफएस की सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो बगैर किसी क्रेडेंशियल के portal.office.com पर लॉगिन हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि विंडोज़ एज्योर की वजह से हमारे पास 99.9% फॉल्ट टॉलरेंस हमें मिल रही है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, फेडरेशन एंड डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि यूजर्स हमने एक्टिव डायरेक्टरी पे बनाने हैं, और जैसे ही हम एक्टिव डायरेक्टरी पे यूजर्स बना देंगे वो ऑफिस 365 पर सिंक हो जाएंगे, और जब वो ऑफिस 365 पर सिंक हो जाएंगे, हमने फेडरेशन एक दफ़ा कॉन्फ़िगर करनी होती है, जो कि हमने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी की ऑफिस 365 एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कॉन्फ़िगर कर दी है। अब यूज़र हमारा अगर डोमेन डिवाइस से लॉगिन होता है, फॉर एग्जांपल डोमेन डिवाइस पर रहते हुए यूज़र हमारा लॉगिन होता है, जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा उसको अगेन क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली portal.office.com, शेयरपॉइंट, एक्सचेंज ऑनलाइन, स्काई फॉर बिजनेस, सब की सब सर्विसेज ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगी, और उसमें किसी भी किस्म का कोई भी क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास एडीएफएस सर्वर अवेलेबल है, ठीक है, जो कि यूज़र को फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी ऐसी डिवाइस की बात करें जो कि डोमेन पर नहीं है, यानी डोमेन ज्वाइन डिवाइस नहीं है, कोई इंटरनेट डिवाइस है, और यही सेम सिनेरियो है जिसमें हमारा यूज़र portal.office.com पर लॉगिन होना चाहता है, ऑल्दो वो जिस डिवाइस से लॉगिन हो रहा है वो डोमेन ज्वाइन डिवाइस नहीं है, वो जस्ट ब्राउज़र पे जाएगा, portal.office.com लिखेगा, अपना यूज़र नेम देगा, ऑटोमेटिकली एडीएफएस के सर्वर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा।
जैसे ही वो ADFS सर्वर पे रिडायरेक्ट होगा, वहाँ अपना पासवर्ड देगा एंड वो लॉगिन कर जाएगा portal.office.com पर। तो सिंपली जो क्रेडेंशियल इस्तेमाल हुए वो वही क्रेडेंशियल इस्तेमाल हुए जो कि एक्टिव डायरेक्टरी पे क्रिएट किए गए थे और डायरेक्टरी सिंह ने उसको सिंक्रोनाइज किया था ऑफिस 365 पर। और वही और यूज़र उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन हुआ, ADFS पर रिडायरेक्ट हुआ और ADFS पर रिडायरेक्ट होने के बाद वो portal.office.com पर लॉगिन हो गया। तो किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी आपको विंडोज़ एज़्योर लेवल पे नहीं होती, क्योंकि 99.9% की फॉल्ट टॉलरेंस आपको माइक्रोसॉफ्ट देता है इन टर्म्स ऑफ SLA। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 को फुल फ्लैश तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं, जिसमें वो ADFS को भी इस्तेमाल करना चाहती हैं, जिसमें वो डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन को भी इस्तेमाल करना चाहती हैं, जिसमें वो हाइब्रिड पर भी जाती हैं, तो बेहतर ये है कि ADFS एंड डायरेक्टरी सिंक को वो विंडोज़ एज़्योर पे रखें। और इतनी ज़्यादा महंगी सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, आप जब ऑफिस 365 की माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं तो आप विंडोज़ एज़्योर की भी ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिस 365 भी आपको एनुअल आपको पे करने होते हैं। आपको वैसे चार्ज पर मंथ किया जा रहा होता है, लेकिन आप पे एनुअली करते हैं। तो इसी तरीके से आप एज़्योर को भी एनुअली पे कर रहे होते हैं, लेकिन चार्ज आपको पर मंथ ही किया जा रहा होता है। एक और बात बताता चलूँ यहाँ पर कि अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 को फुल फ्लैश तरीके से इस्तेमाल करती है, जिसमें वो मिम को भी लेके आ रही है, जिसमें वो टेनेंट माइग्रेशन भी कर रही है, हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट भी कर रही है, विंडोज एजोर को फुल फ्लैश तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आइडियल आइडियल सोल्यूशन है, एक आइडियल आर्किटेक्चर है कि वो अपनी सर्विसेज को 99.9% अप टाइम के साथ एजोर पे होस्ट करवाएं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।